216 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि आप लास्ट पेपर आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का है तो इसमें भी दोस्तों आप अच्छा स्कोर कर सकें। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सभी विषयों में आपने भैया हेल्प की है, बस सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट बता दीजिए, तो हम कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंक की वाली अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। एक ही वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन एक ही वीडियो में आपको है जितने भी आपके 3 वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैं आपको कवर करा दूंगा। ज्यादा पार्ट वाइज पार्ट नहीं कर रहा हूं ताकि आप ज्यादा आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, पिछली वीडियो में मैंने दोस्तों आपको एक ही वीडियो में 2 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए। इस वीडियो में हम 3 नंबर वाले पूरे प्रश्नोत्तर कवर कर लेंगे। नेक्स्ट में दोस्तों मैं आपको 4 नंबर वाले प्रश्नोत्तर कवर करा दूंगा, फिर आपकी वस्तुनिष्ठ बता दूंगा। तो आपकी टोटल 4 वीडियो में आपकी कंप्लीट समाजशास्त्र की तैयारी हो जाएगी। तो कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो 95% बन जाती है। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारत में समाज शास्त्र के महत्व को समझाइए। कोई 3, हम समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं या समाज शास्त्र के बारे में हम जान रहे हैं तो उसका क्या फायदा है, क्या महत्व है, वो आपको हम बताना है, इसकी उपयोगिता क्या है। ओके, ये अब 3 वाले क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पूरा प्रयास किया कि 3 पॉइंट में बताऊं, क्योंकि अगर आप पेपर में जैसे आपको लिखना है उत्तर, ओके 3 नंबर क्वेश्चन है तो थ्योरी लिखने से बचना है, आपको पॉइंट वाइज पॉइंट आपको आंसर देना है। अगर पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते तो आपको तुरंत ही नंबर मिल जाएंगे। ओके, और इसी तरीके से आपको जब एग्जाम में हमें पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है तो तैयार भी याद भी हमें क्वेश्चन को इसी प्रकार से करना चाहिए, पॉइंट वाइज पॉइंट। ओके, तो आपको पूरा कम टाइम है हमारा, पूरा अच्छे से तैयार करना है। तो मैंने आपको याद करना है हेडिंग, ये अच्छे से हेडिंग आपको याद होंगी, और इन चीजों को जो अंदर डिटेल लिखी है उसको पढ़ना है और समझना है, अंदर की चीजों को समझना है और हेडिंगों को रटना है, ये अंदर का समझ कर आपको रखना है। फिर अंदर के जो मटेरियल अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। ओके, लेकिन हेडिंग आपको परफेक्ट याद कर लेनी है। तो समाजशास्त्र का क्या महत्व है कि मानव व्यवहारों का समुचित हमें इससे ज्ञान हो जाता है, मानव किस प्रकार से व्यवहार, किस स्थिति में कैसा व्यवहार कर रहा है समाज में रहते हुए, वो हमें ज्ञान हो जाता है। सामाजिक समस्याएं होती हैं, उनको समझने में सहायता मिलती है, और व्यक्तित्व के विकास में भी ये क्या है, हमारा सहायक होता है। तो आपको माइंड में क्या रखना है, समाजशास्त्र का महत्व पूछे, उपयोगिता पूछे तो आपको बताना कि मानव व्यवहार का समुचित ज्ञान होता है, सामाजिक समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है, और व्यक्तित्व का हमारा क्या विकास हो जाता है। तो समाज की आपको पूछी जा रही है 3 विशेषताएं आपको बतानी है। समाज की क्या क्या विशेषता है, तो समाज एक अमूर्त होती है, अमूर्त अवधारणा पर आधारित है। यह व्यक्तियों के संबंधों का एक अमूर्त व्यवस्था है। सामाजिक संबंध ना तो दृश्य होते हैं और ना ही स्पर्शी, ये तो मात्र अनुभव की वस्तु है जो हम अपना प्रभाव छोड़ते हैं। सहयोग एवं संघर्ष रहता है और परिवर्तनशीलता रहती है। समाज में क्या है, आपसी में क्या सहयोग भी रहता है, जैसे आपने देखे हुए कुछ लोग आपके सहयोग में होंगे तो कुछ आपसे क्या प्रतिस्पर्धा के लिए, लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। दोनों पहलू होते हैं समाज में। और परिवर्तनशीलता, समाज स्थिर ना होकर क्या परिवर्तनशील होता है, समय समय के साथ साथ शिक्षकों और विद्यार्थियों, उत्पादकों, श्रमिकों, परिवार के सदस्यों संबंध में परिवर्तन आता जाता है। ओके, तो ये आप कर दिया हुआ। सामाजिक अमूर्त होता है, सहयोग और संघर्ष रहता है। समाज के 2 पहलू होते हैं, सामाजिक जीवन के सहयोग होना और आपका संघर्ष, और परिवर्तनशीलता रहती है। समाज लगातार बदलता रहता है। पहले का रहन सहन, खान पान, पहनावा अलग ही था। ओके, आप आज से 10-20 साल 50 साल पहले जाएंगे तो अलग था। ओके, 20 साल पहले जाएंगे और अलग था। अब नया आ चुका है तो और आगे 10 साल बाद और बिल्कुल समाज परिवर्तित हो जाएगा। ओके, तो ये रहता है। अब नेक्स्ट है फिर भौतिक संस्कृति की विशेषताएं लिखिए। कोई 3 आपको बतानी है। तो भौतिक संस्कृति विशेषता में, भौतिक संस्कृति भी क्या है, भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। जैसे समाज की हम बात करें तो अमूर्त है, जबकि भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले जो पदार्थ है वो स्थूल रूप से देखा जा सकता है। इसकी प्रकृति मापनीय होती है और इसका आशय है कि उसमें होने वाली वृद्धि और कमी को भी सफलतापूर्वक मापा जा सकता है। भौतिक संस्कृति हमारी, इसमें कितना बदलाव आ रहा है, भौतिक संस्कृति बढ़ रही है, घट रही है, इसे भी हम आकलन कर सकते हैं। और यह संस्कृति भी क्या सरल होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति इसकी उपयोगिता को सरलता से समझ सकता है। जैसे सामाजिक जीवन में संस्कृति की भूमिका को समझाइए। सामाजिक, ये आपका दी है संस्कृति की भूमिका। संस्कृति की भूमिका दी है 3 पॉइंटों में, देख लीजिएगा। सहयोग के 3 महत्व बताने। सहयोग के क्या महत्व होते हैं, सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक होता है, सामाजिक एकीकरण में ये वृद्धि करता है, और मानव अस्तित्व की रक्षा करता है। ये आपके सहयोग के 3 महत्व। तो पहले तो याद रखना, सामाजिक प्रगति में आवश्यक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास सहयोग से ही संभव है। सहयोग की प्रक्रिया व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा समूह कल्याण को अधिक महत्व देकर सामाजिक जीवन को प्रगतिशील बनाया जा सकता है। सामाजिक एकीकरण में वृद्धि होता है। सहयोग की प्रक्रिया आपसी मतभेद प्रभाव को कम करती है। अगर हम एक दूसरे को सहयोग की भावना से देखते हैं, एक दूसरे की क्या है मदद करते हैं मुश्किलों में, इससे क्या होगा, इससे मतभेद समाप्त होंगे और आपसी सहयोग बढ़ेगा और मानव अस्तित्व की रक्षा होती है। आदिम समाजों में आपसी संघर्षों एवं युद्धों के कारण मनुष्य का जीवन पूरी तरह से असुरक्षित था। विभिन्न समूहों के बीच सहयोग बढ़ने ही से आज मानव का अस्तित्व सुरक्षित है।
सिंपल बात है। मानव अस्तित्व की रक्षा किस प्रकार से होती है? यदि दो समूह हैं, दो समूह आपस में एकदम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उस वो रस्सी में ध्यान लगा रहे हैं कि इसको किस प्रकार से मारा कूटा जाए, इसको किस प्रकार से मारा कूटा जाए, इसमें पूरा ध्यान है। तो इससे क्या होगा? हानि होगी। ओके, इसके अब इस पक्ष के दोनों बच्चे लड़ाई कर रहे हैं। ओके, दोनों में से इसके कुछ पक्ष के मारे जाएंगे लोग, कुछ पक्ष के लोग मारे जाएंगे। इससे क्या होगा? मानव अस्तित्व को खतरा होगा। मानव ओके, लेकिन अगर सहयोग की भावना होगी, आप साथ मिलकर साथ साथ रहेंगे तो कोई मारा नहीं जाएगा और सब शांति से जीवन व्यतीत करेंगे। तो इससे क्या है? मानव अस्तित्व की रक्षा भी हो रही है सहयोग की से। ओके, नेक्स्ट है जाति व्यवस्था के 3 विशेषताएं आपको बतानी है। तो जाति व्यवस्था क्या की विशेषता है कि प्रत्येक जाति का एक नाम होता है। एक जाति के सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं करते, यानी सब में क्या है? अंतर विवाह होता है। ओके, अपनी जाति में विवाह होता है। प्रत्येक जाति में दूसरी जाति के खान पान के संबंध में कुछ प्रतिबंध होते हैं। अधिकांश जातियां पेशे निश्चित होते हैं और जातियों में ऊंच नीच का एक संस्करण होता है, जिसमें ब्राह्मण की स्थिति सर्वमान्य रूप से इस शिखर पर है। व्यक्ति की जाति उसके जन्म के आधार पर जीवन भर के लिए क्या निश्चित होती है। नेक्स्ट है डीपी मुखर्जी के अनुसार परंपरा एवं आधुनिकता के में क्या संबंध है, लिखिए। तो डीपी मुखर्जी के अनुसार परंपरा और आधुनिकता में संबंध बताया जाए तो ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रोफेसर घुरिये ने जनजातियों को पिछड़ा हिंदू माना है, लिखिए। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला। पहले तो यही पॉइंट ऑब्जेक्ट मुझे पिछड़ा हिंदू किसने कहा है जनजातियों को? तो प्रोफेसर घुरिये ने कहा है। ओके, जनजातियों को पिछड़ा हिंदू माना है, तो किसने माना है या किसने कहा है? तो प्रोफेसर घुरिये ने। अब क्यों कहा है वो आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो घुरिये ने सर्वप्रथम जनजातियों को बिल्कुल अलग समुदाय के रूप में स्पष्ट न करने कर उन्हें पिछड़े हिंदू माना है। उन्होंने बताया कि सभी जनजातियों के 3 मुख्य भागों में बांटी हुई है। वे जनजाति जिनका हिंदू में काफ़ी सीमा एककरण हो चुका है, वे जनजातियां जो हिंदू के संपर्क में आ रही हैं, या वे जनजाति समुदाय जो अभी दुर्गम स्थानों में रहने के कारण हिंदू के संपर्क में अलग हैं। तो ये आपका दिए प्रोफेसर पिछड़े हिंदू की माना है, उसके बारे में दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र से किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र यानी सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का आपको यहाँ संबंध बताना है किस प्रकार से। तो पहले तो आपको लेना है घनिष्ठ संबंध है। जब पूछा जाए किस प्रकार संबंध है तो घनिष्ठ संबंध सब में ही रहता है, चाहे समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र में संबंध पूछे जाए, ओके, या समाजशास्त्र के इतिहास में संबंध पूछा जाए, सब में लगभग घनिष्ठ ही संबंध आपको लिखना है। व्यक्ति का राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का ही एक शाखा है, जिसमें राजनीतिक समुदाय, शासन के संगठन, कानून की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम राजनीति शास्त्र में भी पढ़ते हैं और राज्य का विशेष रूप से हम क्या है राजनीति शास्त्र में अध्ययन करते हैं। राजनीति शास्त्र मनुष्य की राजनीतिक प्राणी मानता है और समाजशास्त्र उसे क्या है सामाजिक प्राणी मानकर उसका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार दोनों विज्ञान एक दूसरे के पूरी तरह से घुले मिले हैं। समाज के इसके साथ ही अब देखिए संबंध वाला गया, और इसके साथ ही क्वेश्चन आपका आ सकता है कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर बताइए, तो आपको अंतर भी लिखना पड़ेगा। ओके, पिछले 2 नंबर क्वेश्चन में आपका अंतर ही आता, तो मैंने आपको बताया भी था 2 नंबर में अंतर किस प्रकार से। तो संबंध भी आपको पढ़ के रखिएगा, अंतर भी आपको पढ़ के रखना है। संबंध के बारे में पूछे तो कौन सा पॉइंट आपको लिखना है, अंतर पूछे कौन पॉइंट रखना है, वो आपको माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसा क्वेश्चन पूछे है वैसे आपको उत्तर बताना उसी हिसाब से। समाज के प्रमुख आधार बताना है, तो समाज के प्रमुख आधार है रीति रिवाज, अधिकार व्यवस्था और आपसी सहयोग। अब पॉइंट को पढ़ेंगे तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं रहने वाला, पढ़ते ही आपको चीज़ समझ में आ जाएंगे। ओके, समाज के प्रमुख आधार तो बस पूछा जाए तो माइंड में आपको रखना है रीति रिवाज, अधिकार व्यवस्था, आपसी सहयोग। इन पॉइंटों के आधार में मुझे लिखना है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, फिर संस्कृति और व्यक्तित्व का संबंध आपको बताना है। संस्कृति और किसी की जो व्यक्तित्व होता है उसमें क्या संबंध होता है, तो व्यवसाय, व्यक्तिगत आदतें, इन पॉइंटों के आधार पर दिया हुआ है। अतिथि सत्कार ही आपका दिया हुआ है। जैसे समाजीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों को समझाइए, तो मौखिक अवस्था, शैशवावस्था, समरूपता की अवस्था और किशोरावस्था, ये समाजीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न स्तर हैं। तो इन्हें आपको याद तैयार करके रखिएगा। समाजीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न स्तर है, मौखिक अवस्था, शैशवावस्था, समरूपता की अवस्था और किशोरावस्था। जैसे समीकरण की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। समीकरण की विशेषताएं से भी देख लीजिए, कम इंपॉर्टेंट पढ़ के आपको रखना है। प्रतिस्पर्धा के 3 प्रकार बताने हैं, तो विशुद्ध तथा सीमित प्रतिस्पर्धा, निरपेक्ष और सापेक्ष प्रतिस्पर्धा, रचनात्मक तथा हानिकारक प्रतिस्पर्धा। ये है आपके प्रतिस्पर्धा के प्रकार, तो इसे देख लीजिएगा। जैसे जाति तथा नातेदारी में संबंध आपको बताना है, तो जाति नातेदारी में संबंध आपका दिया हुआ है, तो इनमें सीधा संबंध होता है। जब आप क्या है अपने अध्ययन में घुरिये ने पाया कि जाति व्यवस्था और नातेदारी के बीच सीधा संबंध होता है। जाति व्यवस्था के नियम की ओर अंतर्विवाह अर्थात अपनी जाति के अंदर विवाह करना जरूरी मानते, जबकि दूसरी ओर नियम बहिर्विवाह की पर जोर देते हैं। जबकि जो बहिर्विवाह का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति अपने गोत्र पिंड से संबंधित व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता है। घुरिये का माना जाता है अंतर्विवाह बहिर्विवाह नियमों ने भारत में नातेदारी संबंधों को अधिक मजबूत किया है। ये लोग विवाह और रक्त से संबंधित होते हैं, उनमें एक एक नातेदारी का समूह का निर्माण होता है। जब हम क्या अंतर्विवाह करते हैं, अंतर्विवाह करते अपनी जाति में अपनी जाति वाद करते जा रहे हैं, तो है नातेदारी बनती जा रही है। ओके, परंपराओं की गतिशीलता को आपको समझाना, तो ये आपका दिया हुआ है डीपी मुखर्जी के अनुसार।
परंपराओं की गतिशीलता के बारे में समझाया जा रहा है, तो इसे भी देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समाजशास्त्र अर्थशास्त्र किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। ओके, अभी 2 नंबर में हम सब समझ रहे थे कि समाजशास्त्र अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, समाजशास्त्र आपका राजनीति शास्त्र में क्या अंतर है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि समाजशास्त्र अर्थशास्त्र में हम संबंध ही बताओ। ओके, इसके साथ ही इससे पहले हमने देखा समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में संबंध है, तो अर्थशास्त्र किस प्रकार संबंध है, तो वही मैंने अभी जैसे आपको समझाया था कि अगर जिसका ही पूछा है उसमें आपको बता देना घनिष्ठ संबंध होता है। ओके, और एक दूसरे से आपस में घुले मिले हैं, ये लाइन तो आपको सेट करनी है। तो समाजशास्त्र अर्थशास्त्र एक दूसरे घनिष्ठ संबंध है, इन दोनों में पिता पुत्र जैसा संबंध होता है। मतलब गजब की लाइनें आपको एकदम लिख दी जाती हैं, पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा। और वे पॉइंट आप फिक्स कर लीजिए, तो ये आप पॉइंट अब राजनीति शास्त्र में भी सेट कर देंगे, टीचर को इतना समझ में नहीं आएगा, वो भी तुरंत आपको नंबर देगा कि पिता पुत्र कैसे संबंध है, ये भी आप लिख सकते हैं। अब भले ही आपसे क्या है, वो आपने पढ़ के कहीं अर्थशास्त्र में समाजशास्त्र अर्थशास्त्र में संबंध, अब राजनीति शास्त्र में भी ये लाइन आपकी सेट हो जाएंगी। बाकी फिर आपको बताना किस तरीके से। देखिए ये लाइन भी है कि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, तो इसे भी आपको तैयार कर लिया। सिंपल दिया हुआ, शॉर्ट में दिया हुआ, जितना एग्जाम में जिस हिसाब से लिखना चाहिए उस हिसाब से मैंने सॉल्यूशन दिया, कोई भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं है। समाजशास्त्र में विज्ञान की कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो विज्ञान की आपको संबंधित विशेषताओं को बतानी है। तो वैज्ञानिक पद्धति का इसमें प्रयोग होता है, जब अध्ययन करते हैं तो वैज्ञानिक पद्धति से इसका अध्ययन किया जाता है। कार्य कारण संबंधों का भी व्याख्या होती है, नियमों का परीक्षा और परीक्षा होती है। ये आपके दिए समाजशास्त्र में विज्ञान की विशेषताएं। फिर व्यक्तित्व निर्माण में कोई 3 सांस्कृतिक कारक आपको लिखना है। तो व्यक्तित्व निर्माण में 3 आपके सांस्कृतिक कारक आपके लिखे हुए हैं, लोकाचार, प्रार्थनाएं, परंपराएं। इन पॉइंटों के आधार पर व्यक्तित्व निर्माण के आपको कारक बताए जा रहे हैं। संस्कृति अवधारणा को संक्षिप्त लिखिए, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, संस्कृति के बारे में इससे आपको क्या पता चल जाएगी, इसकी अवधारणा क्या है, तो ये आपको पढ़ के रखना है। संस्कृति क्या है, संस्कृति क्या समझते हैं, तो उसके अगर आप अच्छे से नहीं बन पा रहे तो ये आप अगर क्वेश्चन पढ़ लेते तो वो आप उसे सेट कर सकते हैं। संस्कृति अवधारणा वही है आपको। ओके, तो संस्कृति क्या है, समाजशास्त्र का मौलिक अवधारणाओं में से एक होती है। संस्कृति ही वह महत्वपूर्ण आधार है जिससे अनुसार विभिन्न समाजों में व्यवहार के कुछ विशेष तरीके का विकास होता है। ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट, वर्ग व्यवस्था के 3 विशेषताएं लिखिए। तो समान प्रतिष्ठा, जन्म का महत्व नहीं और पूर्णतया जर्जित, ये वर्ग व्यवस्था के 3 विशेषताएं हो जाती हैं। सहयोग की 3 विशेषताएं, तो ये सहयोग की 3 विशेषताएं हैं। ओके, अभी हमने क्या सहयोग की महत्व देखे थे, तो किसी भी चीज़ की आपको क्या है, कोई भी टॉपिक आप पढ़े संस्कृति के, तो संस्कृति क्या महत्व होता है, संस्कृति क्या होती है। ओके, संस्कृति विशेषताएं लिखिए, उससे संबंधित आपको अपने से पढ़ के रखना है कि आप दिमाग खुद लगाना है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाता है। किसी टॉपिक पे 3-4 टाइप के क्वेश्चन बने तो 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। तो आपके वैसे भी पेपर सेट में आ रहा है तो यही होगा। किसी में पूछा जाए सहयोग से आप क्या समझते हैं, किसी में पूछा जाए सहयोग की 3 विशेषता बताइए, किसी में अगर सहयोग के महत्व बताइए। ओके, इस बार तो आपको हर पहलू में पढ़कर आपको क्या है टॉपिक को तैयार करके रखना चाहिए। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन पहले सहयोग के महत्व बताए थे, अब यहाँ की विशेषता पूछ ली जा रही है। सामूहिकता, समान लक्षण और सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये आपके क्या है रहने वाली विशेषता। ओके, और विशेषता महत्व में क्या है, डिफरेंस रहता है, वो डिफरेंस रहते हैं, दोनों अंतर आपके रहता है। तो आपको विशेषता अलग बढ़ के रखनी है और महत्व आपको अलग से देखना है। जैसे ग्रामीण समाज स्त्रीकरण में जाति व्यवस्था के आधार के रूप में समीक्षा कीजिए, ऐसे देख लीजिएगा। अब ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है, पढ़ के आपको हर बार थोड़ा समझना है। वर्तमान समाज में जातियों में वर्गों की विशेषताएं उत्पन्न हो रही हैं, प्रोफेसर गुड़िये का यह कथन सिद्ध कीजिए। तो ये बात उन्होंने कहा कि वर्तमान जो समाज है इसमें जातियों में क्या है, जातियों में वर्गों की विशेषताएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे जातियां वो वर्गों में जो क्वालिटी होती है वो जातियों में भी आ रही हैं, तो इसको आपको बताना है, इस बात को सिद्ध करना है, वो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में क्या आपत्ति, किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। समाजशास्त्र को क्या है, सामाजिक विज्ञान भी हम बोल देते हैं। ओके, समाजशास्त्र को अलग हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। समाजशास्त्र को हम क्या विज्ञान मानने में क्या आपत्ति है। ओके, तो उसके क्या आपत्ति है वो आपको होता है। सामाजिक घटनाओं की जटिलता में परिवर्तनशील होते हैं, सामाजिक घटनाएं जटिल और परिवर्तनशील होती हैं। तो विज्ञान में क्या होता है कि कुछ नियम बना दीजिए कि ऐसा नियम है, वो सार्वभौमिक हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम है जैसे चल रहा है, तो उस समय भी था जब न्यूटन के थे और आज भी है। ओके, कितने साल पहले की बात हो जाती है आपको। ओके, तो वही चलता आ रहा, परिवर्तन नहीं होता। जबकि यहाँ समाज में हम देखें तो समाज में हम कुछ भी चीज़ आज के हिसाब से निश्चित करें, जैसे आज मैं समाजशास्त्री बन जाता हूँ, मैं आज के हिसाब से जो भी बातें बताऊंगा वो आज के हिसाब से होंगी। ओके, या मैं पीछे आगे भी सोच सकता हूँ, लेकिन जो मैंने सोचा उसको विपरीत हो जाए, क्योंकि समाज में परिवर्तन का कुछ भरोसा नहीं रहता, इस बार से कहा जा सकता है। और यहाँ साथ ही क्या है, प्रयोगशाला का अभाव। जितना आप क्या है, अगर विज्ञान में आप देखेंगे, कोई आपका भौतिक शास्त्र हो या रसायन शास्त्र हो, जितनी प्रयोगशालाएं हैं उतनी आपको समाजशास्त्र में हमें नहीं देखनी। तो समाजशास्त्र का विज्ञान नहीं मानते। एक आपत्ति ये भी है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन को जांचने की प्रयोगशाला नहीं है। विज्ञान प्रयोगशाला की तरह तरह प्रयोग करने के बाद निष्कर्ष होता है। ओके, इसमें क्या है, आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया,
प्रयोगशाला होती लगातार जब निष्कर्ष निकलता है, जबकि यहाँ तो प्रयोगशाला को बहुत अच्छे से हम यहाँ कर भी नहीं पाते हैं आकलन, और भविष्यवाणी करने में असमर्थ होते हैं। भविष्यवाणी करने में असमर्थ क्यों है? असमर्थ मैंने अभी आपको बताया कि समाज बिल्कुल फिक्स नहीं, आप बता नहीं सकते आगे 5 साल बाद क्या होने वाला है। ओके, अभी की हम बात कर रहे हैं, जैसे समाज में देखें तो पहले नॉर्मल आप सिलेंडर की बुकिंग करते थे तो आपके घर में एक दिन में सिलेंडर आ जाए। अभी अब सिलेंडर का देखिए कितना तेज मचा हुआ है। ओके, लेकिन आज क्या है कि आप सिलेंडर की एकदम मारामारी मच गई है। ओके, तो हर चीज़ में किसी ना किसी दिन टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, फिर टमाटर की कम हो जाते हैं। अब उससे क्या, अब जैसे कुछ भी चीज़ महंगी बढ़ रही है तो उससे आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा, इकोनॉमी से भी प्रभाव पड़ेगा। ओके, वैसे साथ जब पूरा समाज भी क्या है, जब बहुत ज़्यादा वाली महंगाई बढ़ी तो समाज में प्रभाव तो पड़ रहा है, तो समाज आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो जाता है। ओके, किसी भी चीज़ के घटने बढ़ने से समाज में परिवर्तन होता है, तो अब भविष्य में क्या हो रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए समाज और पूरे समाज किससे प्रभावित होता है? समाज यही पूरा सामाजिक घटनाओं से प्रभावित होता है। सामाजिक घटना क्या फिक्स रहती नहीं है, तो वही बात है कि इस कारण क्या विज्ञान मानने आपत्ति होती है। मैंने तो आपको डीपली नॉर्मल बताया, लेकिन लिखना किस तरीके से वो यहाँ आपका दिया हुआ, तो सदी से आपको लिखना है। अब समाजशास्त्र इतिहास में आपको संबंध बताना है। समाजशास्त्र इतिहास में संबंध दिया हुआ है, लेकिन इसमें भी वही लाइन लिखी हुई है कि समाजशास्त्र इतिहास में एक दूसरे घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। समाजशास्त्र इतिहास में पिता पुत्र का संबंध, ये भी आप लाइन इसमें भी सेट कर दे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। वैसे साथ ही समाजशास्त्र इतिहास एक दूसरे घुले मिले हैं, ये भी लाइन भी फिट कर दे। तो 3-4 लाइन तो आप ऐसी बातें मसक सकते हैं, मतलब जो आप एक में तैयार करते हो सब में सेट कर सकते हैं। 2-3 लाइन फिर आपको उससे संबंध बतानी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिखते रहें। 2-4 लाइन आप बना सकते हैं, बाकी तो उससे आपको संबंध बताना पड़ेगा क्या संबंध रहता है। फिर सामाजिकरण का आपका महत्व बताइए। तो सामाजिकरण का महत्व, मूल्य और आदर्शों का निर्माण होता है, व्यवहारों पर नियंत्रण होता है, सीखने का हमें ज्ञान मिलता है। तो ये आपके सामाजिकरण के महत्व बताए जा रहे हैं। भौतिक अभौतिक संस्कृति में 3 अंतर पूछे जा रहे हैं। ये अब जैसे मैंने आपको अंतर बता रहा हूँ, यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो आपका आ सकता है कि भौतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं, अभौतिक संस्कृति क्या समझते हैं। अब मैंने अलग से आपको नहीं बताया, भौतिक संस्कृति बताया तो 2 नंबर में, मान ली फिर भी आ जाता तो आपको भौतिक संस्कृति जो मैंने पॉइंट बताए हैं वही आप लिख दीजिएगा। भौतिक संस्कृति के बारे में पूछे जाए, आप भौतिक संस्कृति के बारे में पूछे जाए तो आप भौतिक संस्कृति में जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ 2-3 वो आपको उसमें लिख देना है, तो भी आपका काम हो जाए। अंतर आए तो इस प्रकार से आपको बताना है। भौतिक संस्कृति क्या मूर्त होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति क्या अमूर्त होती है। ओके, और इसकी जो भौतिक संस्कृति को हम मापनीय होते हैं, अभी मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं भौतिक संस्कृति के बारे में, तो ये मापनीय होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति निश्चित माप असंभव है। इसके साथ ही और भी पॉइंट दिए, भौतिक संस्कृति उपयोगिता की दृष्टि सरल होती है, अभौतिक संस्कृति तुलनात्मक दृष्टि से कठिन होती है। संघर्ष की आपको क्या 3 विशेषताएं बतानी है, संघर्ष की आपकी ये 3 विशेषताएं दी हुई हैं, तो इसे देख लीजिएगा। फिर प्रतियोगिता और संघर्ष की 3 अंतर होते हैं, प्रतियोगिता नहीं, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में 3 अंतर ये आपके दिए हुए हैं। प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा के संघर्ष अंतर दिया हुआ दोनों में, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। फिर जीएस घुरिये ने भारत में समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, क्यों? जीएस घुरिये हैं, ओके, जो हमारे समाजशास्त्री ने भारत में समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र जनक कौन है? जीएस घुरिये। तो क्यों कहा जाता है? अब क्यों कहा जाता है इस बात को स्पष्ट आपको करना है एक बार से, तो इनकी आपको क्या है कि महत्व बताना पड़ेगा। इन्हें समाजशास्त्र के क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं वो इसका आपको सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा, तो वो आपको यहाँ तैयार करना है, वो बताया जा रहा है। इन्हें कौन कौन सी पुस्तकें क्या क्या रिसर्च की है, कौन कौन सी पुस्तकें जारी की, ओके, वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। तो कौन कौन सी सोसाइटी की स्थापना की वो भी आपको यहाँ बताना पड़ेगा। तो कई सारे कारण हैं जिनके कारण क्या है जीएस घुरिये को क्या है समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, वो आपको यहाँ बताना है, वो दिया हुआ पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय समाजशास्त्र के इतिहास में ग्रामीण अध्ययन का क्या महत्व, ग्रामीण अध्ययन को आगे बढ़ाने में एम.एन. श्रीनिवास की भूमिका बताइए। तो भारतीय समाजशास्त्र के इतिहास में ग्रामीण अध्ययन का महत्व और ग्रामीण अध्ययन को आगे बढ़ाने में एम.एन. श्रीनिवास की भूमिका। तो यहाँ इस क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में आप जीएस घुरिये के महत्व के बारे में जाना है, तो क्या भूमिका थी वो आपने देखा एक बार से। अब यहाँ आपको एम.एन. श्रीनिवास की भूमिका के बारे में पढ़ के रखिएगा, तो ये आपका तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार जो भी आपके 3 नंबर के जिस टाइप क्वेश्चन बनते हैं मैंने हर प्रकार कवर करा दी है, तो अच्छे से आपको यार तैयार करके रखिएगा। अब 4 नंबर रह जाते हैं, वस्तुनिष्ठ रह जाते हैं, तो आगे की वीडियो में मैं आपको कवर करा दूंगा। तो आगे दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 2 नंबर के पहले बता चुका हूँ, उन्हें भी आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।